हेलो बच्चों, आज हम आगे आपका चैप्टर पढ़ेंगे। हजारों वर्षों में हुए परिवर्तनों की पड़ताल का अगला टॉपिक पढ़ेंगे। कल आधा पढ़ा था हमने, वो गयासुद्दीन बलबन की जो संस्कृत की प्रशस्ति थी, और अमीर खुसरो ने भारत में बोली जाने वाली भाषाओं और संस्कृति के बारे में क्या बोला था, वो सारा पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। अध्याय 9 में आपको इनके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से जुड़ गए थे। सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे, उनकी अपनी भाषा, और जो भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर अलग अलग क्षेत्र थे उनके भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे, मतलब उनकी बाउंड्री वगैरह निश्चित हो चुकी थी, उनके अंदर बोली जाने वाली भाषा निश्चित हो चुकी थी, उनकी संस्कृति की जो विशेषताएं थी अलग अलग क्षेत्रों की वो भी स्पष्ट हो चुकी थी। 700 तक हर एरिया के अंदर जो लोग रहते थे उनकी भाषा से निश्चित हो चुकी थी, उनकी सांस्कृतिक विशेषताएं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं, और क्या गाते हैं, कैसा नाचते हैं, ये सारी विशेषताएं 700 तक उत्तर जो भारतीय महाद्वीप है उसके हर क्षेत्र की भाषा और सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो चुकी थी 700 तक। अध्याय 9 में आपको इनके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से जुड़ गए थे और ये जो क्षेत्र है जिनकी भाषा और संस्कृत विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी और ये विशेष शासक राजवंशों से जुड़ गए थे। हर क्षेत्र का कोई ना कोई मतलब राजा था। इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराहटें होती रहती थी, मतलब जो अलग अलग क्षेत्र थे इनके अलग अलग राजा थे और ये अलग अलग क्षेत्रों के राजा के बीच में टकराहटें भी होती रहती थी। कभी कभी चौल, खलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। कभी कभी चौल, खलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश कभी कभी चौल चौल खलजी, तुगलक और मुगल जैसे जो राजवंश थे, ये अनेक क्षेत्रों में फैला एक साम्राज्य भी कई क्षेत्रों में, वैसे तो ये एक एक क्षेत्र में थे लेकिन कई बार ये बड़ा साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये एक ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे, मतलब एक समान इनको कई बार ये हार भी जाते थे और कई बार ये जीत भी जाते थे। ये मतलब ये साम्राज्य बढ़ते घटते रहते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। ये उदाहरण के लिए अध्याय 3 और 4 की तालिका एक की तुलना कीजिए। खलजी और मुगल वंश के शासन कितनी कितनी अवधि तक चली। आगे पढ़ेंगे हम खलजी और मुगल वंश के शासन कितनी कितनी अवधि तक चले। 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के निशान पर था। 18वीं शताब्दी में मुगल वंश था, जो मुगल थे वो 1707 में उनका जो शक्तिशाली सम्राट था उसकी डेथ हो गई थी। तो यानी कि 18वीं सदी की जब वो शक्तिशाली जो उनका था शाह सम्राट था मुगलों का, जब 1707 में उसकी डेथ हो गई थी तो उसके बाद वो उसका मुगल जो वंश है उसका पतन शुरू हो गया था। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे, लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य का शासन चल रहा था उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा था और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस महाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। मतलब 1707 में जब मुगलों का शक्तिशाली जो लास्ट वो था सम्राट था वो जब मारा गया तो उसके बाद मुगल शासन का जो औरंगजेब था, इनका शक्तिशाली जो मुगलों का शासक था जिसकी डेथ 1707 में हुई थी, उसके बाद मुगल साम्राज्य का जो पतन शुरू हो गया था। फलस्वरूप जो क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरे। पहले तो मुगलों ने मतलब सारे जो भारतीय महाद्वीप में क्षेत्र थे उनके ऊपर कब्जा कर लिया था,
लेकिन जब मुगलों का पतन शुरू हो गया तो फिर से अलग अलग क्षेत्रों के जो शासक थे वो दोबारा नए शासक बन गए। उन पर कई छोटे राज्यों का शासन चलता रहा। मतलब सारे क्षेत्र पहले जो मुगलों के अधीन थे, जब मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया तो वो फिर छोटे छोटे राज्य चलने शुरू हो गए और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। तो जो ये इन उन राज्यों की बहुत सी बातें इस महाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरी से भिन्न और कुछ एक समान है। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती है। सन 700 से लेकर 1750 के बीच के हजारों वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशिष्टताएं बनी रही थी, मगर समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ता है। मतलब कि इन्होंने बताया कि जो मुगल वंश था उसका जो पतन था वो 1707 के आसपास शुरू हो गया था, जब उनका लास्ट जो ताकतवर सम्राट था वो मारा गया था औरंगजेब। और उसके पहले इन्होंने मुगलों ने भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर कब्जा कर लिया था ज़्यादा इस क्षेत्र पर। लेकिन जैसे ही मुगल कमज़ोर होने लगे तो दोबारा से फिर अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग राजे बन गए। और और जो जो मतलब वहाँ पे जो परंपरा इस तथ्य का उन राज्यों की उन पर कई छोटे छोटे राज्यों का शासन चलता रहा। लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई। जब मुगल सारे क्षेत्र पर राज कर रहे थे तो सारे क्षेत्रों का उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। पहले पूरे भारतीय महाद्वीप का पर मुगल वंश का राज्य था, लेकिन जब वो कमजोर हो गए मुगल तो जिन क्षेत्रों पर मुगलों का शासन था तो उनकी सबकी प्रकृति एक जैसी हो गई थी, नेचर एक जैसी हो गई थी। जिन पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर मुगलों का वंश था, जब मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा तो जिन क्षेत्रों पर मुगलों का साम्राज्य था, शासन चलता था, वैसे वो सारे क्षेत्र एक जैसी प्रकृति के हो गए थे। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा था। उन राज्यों की बहुत सी बातें इस महाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों की विरासत से मतलब जिन पर मुगलों ने वो कर लिया था वो एक जैसी ही उनकी प्रकृति हो गई थी उन राज्यों की। और इस तथ्य का पता उन कई परंपराओं से चलता है जो इन क्षेत्र में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न है। मतलब इस जो भारतीय महाद्वीप पर अलग अलग वंशज ने राज किया है तो यहाँ पर कुछ परंपराएं बन गई थी, कुछ परंपराएं उभर के आई। तो जैसे ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, लेकिन ये एक दूसरे से भिन्न और कुछ एक समान भी है। मतलब जब अलग अलग राजाओं ने भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया तो क्या हुआ, तो जहाँ पर कुछ परंपराएं बनी तो कुछ परंपराएं तो एक दूसरे से भिन्न है और कुछ एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन प्रशासन अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति और भाषा के संदर्भ में होती है। मतलब अलग अलग भारतीय महाद्वीप के ऊपर पहले देखा गयासुद्दीन बलबन ने भी करा, दिल्ली के सुल्तानों ने राज करा, फिर मुगलों ने राज किया। जब मुगलों ने पूरे भारतीय महाद्वीप पर करा था, जिसके कारण पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्रों की जो प्रकृति से एक जैसी हो गई थी। जब मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा तो फिर से इस जिन क्षेत्रों पर मुगलों का शासन था वहाँ पर छोटे बड़े शासक राज्य करने लगे। और इस भारतीय उपमहाद्वीप में कई परंपराएं भी बनी। और ये जो परंपराएं हैं वो कुछ तो एक दूसरे से भिन्न और कुछ एक दूसरे से एक समान है।
ये जो परंपराएं हैं वो प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा संदर्भ भाषा के संदर्भ में मिलती हैं। जो परंपराएं अलग अलग वंशों के इस भारतीय उपमहाद्वीप पर राज करने से पनपी, वो कुछ तो एक दूसरे से भिन्न है परंपराएं और कुछ एक जैसी हैं। और ये परंपराएं किससे जुड़ी हुई हैं? प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती हैं। सन 700 से लेकर 1750 के बीच के हजार वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग नहीं पनपी थी। मतलब जो भारतीय महाद्वीप है उस वो 700 से लेकर 750 के बीच में जो अलग अलग क्षेत्र हैं, जो उनकी प्रकृति है वो एक साथ बनी है। उनकी प्रकृति एक साथ बनी है, एक दूसरे से अलग कटकर उनकी प्रकृति नहीं बनी। ये आपको पहले ये मैंने बलवन वाला जो मैप है ये इसके बारे में पहले बताया है। ये वाला क्षेत्र है जो इसके ऊपर बहुत सारे राजाओं ने राज किया है। दिल्ली के सुल्तानों ने भी किया है, दिल्ली के मुगलों ने भी किया है। तो इन सारे जो एरियाज की प्रकृति है वो एक जैसी हो गई थी और बहुत सारी परंपराएं पैदा हो गई थी, जैसे कि प्रशासन संबंधी, अर्थव्यवस्था के से संबंधित, भाषा से संबंधित। तो 700 से 1750 के बीच में जो यहाँ पर जो भी उन्होंने राज किया है, तो मतलब बहुत सारी जो परंपराएं पनपी हैं वो कुछ एक दूसरे से मिलती जुलती और कुछ एक दूसरे से भिन्न है। और ये जो राज्य हैं, जितने भी उस मैप में हमने राज्य देखे, क्षेत्र देखे हैं, उनकी जो प्रकृति है वो एक दूसरे से कट कर नहीं बनती, एक साथ बनती है। हालांकि उनके चित्र की अपनी विशेषताएं बनी रही थी, मगर समन्वय की मतलब कि बस ये है कि जो भी ये भारतीय महाद्वीप है इसके अंदर अलग अलग वंशों के राजाओं ने राज किया। और लेकिन जो मुगल साम्राज्य के समय में ये जो सारे जितने क्षेत्र हैं वो भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं, उनकी प्रकृति एक जैसी हो गई और बहुत सारी परंपराएं भी यहाँ पे पनपी, जो कि प्रशासन संबंधी, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन और उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में थी। ये जो परंपराएं कुछ एक दूसरे से मिलती जुलती हैं और कुछ भिन्न है। और ये जो 700 से लेकर 1750 तक भारतीय उपमहाद्वीप के जो अलग अलग क्षेत्र हैं, ये इनकी प्रकृति एक साथ पनपी है, ना कि इनकी अलग अलग कटकर पनपी है। पुराने और नए धर्म ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। नंबर चैप्टर है, बस इतना ही है। पुराने और नए धर्मों के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।